नमस्कार और सभी विद्यार्थी लोगों को जय हिंद। और आज का दिन बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज धनतेरस है और मेरी शुभेच्छा है कि आप सभी लोग धन धान्य से बिल्कुल परिपूर्ण रहें। तो इस दिन एक और आप प्रतिज्ञा करिए कि आपके पास धन आ जाए। किसी के भी पास धन कब आता है? जब वो स्किल्ड हो, है ना, तब उसके पास धन आता है। और ये सभी पढ़ाई लिखाई, चाहे हम पढ़ाएं या कोई पढ़ाए, और कुछ भी आप पढ़िए, पढ़ने का मतलब सीखना। इस ढंग से सीखिए कि आपके बराबर सभी न रहें, यानी आपकी हमेशा डिमांड बनी रहे और इस तरह से हमेशा आप धन से बोल रहे हैं। चलिए, अब इसके साथ ही साथ आते हैं हम लोग फिर वही बातचीत के दौर में और पॉइंट पर। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था और उस क्लास का डिस्कशन का जो अंतिम पॉइंट था, अब वो था नेट इन्वेस्टमेंट। वो था नेट इन्वेस्टमेंट, यानी जब हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैंने बताया था फार्मूला के तौर पे कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये मैंने बताया था। आज इसी से आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और एकदम व्यवहारिक तौर से बात करें, प्रैक्टिकली, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। कहीं अगर उसको लिख करके इस्तेमाल करना हो या व्यवहारिक जीवन में एक स्किल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में अगर आपको इस्तेमाल करना हो, कहीं भी आपके काम में आ जाएगा। तो आज बात करेंगे इस डिप्रिसिएशन की। इसी की आवश्यकता है। इससे पहले सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट मालूम करना है, पता करना है, तो इसके लिए हमें डिप्रिसिएशन की आवश्यकता है। इसलिए आज की टॉपिक है ये समझने का कि अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इसको कम करेंगे, डिप्रिसिएशन को घटाएंगे, तो ये है क्या और क्यों घटाएंगे। देखिए, सीधी सी बात है। जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, कैपिटल फॉर्मेशन की बात की थी, आपको याद होगा, तो उस बातचीत में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 5 मशीन है, आपके पास 5 मशीन है ना, पहले ही से ये 5 मशीनें किसी फैक्ट्री में दनादन चल रही हैं और इसके साथ और शेष सभी चीजों का, सभी फैक्टर्स का इस्तेमाल करके गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। चलिए भाई, यहां तक तो ठीक है। और यहां तक ठीक है तो यहां तक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं आई थी। तो मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए इस 5 मशीन चल रहा है दनादन, और हर रोज जिस किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा था कि मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस समय अगर रोज 100 मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो 100 मार्कर मार्केट में मान लीजिए बिक जा रहा है। लेकिन बाद में पता ये चला कि नहीं भाई, मार्केट में हमें रोज 110 मार्कर की आवश्यकता है क्योंकि डिमांड 110 की है। तो ऐसी कंडीशन में 10 कम पड़ जा रहा है, तो 10 का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और हमने कहा था कि 10 के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अब ये 5 जो मशीन है और सब चीजों के साथ, इससे मैक्सिमम आप केवल 100 मार्कर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। तब क्या करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, चाहे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े या ना पढ़े, एक सिंपल व्यक्ति भी बता देगा कि भैया मशीन बढ़ाना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, तो हमने एक मशीन और इसमें ऐड कर दिया।
हमने एक मशीन और ऐड कर दिया, ठीक है। अब एक मशीन आपने एक जोड़ दिया, और हम लोग देखिए क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि अगर मशीन फिक्स्ड एसेट्स है जो सालों साल चलता है, एक ही साल इस्तेमाल करके खत्म नहीं हो जाता है, तो वास्तव में हमें यह पता करना होगा कि इस एक मशीन का योगदान आउटपुट में कितना रहा। तो अकेले ये एक मशीन और ये 5 मशीन 6 मशीन को जोड़ देने के बाद अगर यही आउटपुट बढ़ करके 110 हो गया, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो 10 बढ़ा एक्स्ट्रा, ये इस एक का योगदान रहा, इस एक का योगदान। लेकिन ये एक अकेले तो नहीं चला भाई, 5 के साथ चला था। इसका मतलब कि टोटल आउटपुट में इस एक मशीन ने इस टोटल जो फिक्स्ड कैपिटल गुड्स का स्टॉक है, इसको कितना सहयोग किया, उसमें इसने कितना हेल्प किया। तो पता चला कि हेल्प किया 10 यूनिट के बराबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो एक मशीन लगाया, यूज किया, इस एक मशीन का उस एक साल में जितना आपने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद निश्चित तौर से उस मशीन में कुछ न कुछ खराबी आएगी, क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल किया। और खराबी को ऐसे ही अगर छोड़ देते हैं तो वो मशीन की लास्टिंग, यानी जितनी उसकी क्षमता थी कुछ सालों तक काम करने का, वो तो नहीं हो पाएगा। अगले साल उसके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए इस एक मशीन को, जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने खरीदा 1 लाख रुपए में, और खरीदने के बाद मशीन जिसने बेचा आपको, उसने बताया कि ये मशीन इतनी क्षमता के बराबर हर साल काम करेगी और लगातार 10 साल तक इसी क्षमता को मेंटेन की रहेगी। मान लीजिए कि ये मशीन ये कहते कि हर साल 20 मार्कर की प्रोडक्शन करेगी रोज, और इस तरह से रोज 20 मार्कर, 1 साल नहीं 10 साल तक प्रोड्यूस करेगी। तो अब वो मशीन चलाएंगे तो घिसे पीटेगा, कुछ टूटे फूटेगा, कुछ खराबी आएगी। आप छोड़ते जाएंगे तो क्या मशीन दूसरे साल उसी क्षमता से काम करेगी? नहीं करेगी। अब नहीं करेगी तो साल भर तो मशीन चली ना भाई, तो उस समय तो आप मरम्मत नहीं करेंगे, साल भर चलने के बाद मरम्मत करेंगे। इसका मतलब क्या कि जब भी मरम्मत करेंगे तो कितना खर्च हुआ ये पता चल जाएगा, और मरम्मत करने के बाद अब वही मशीन पहले की जो क्षमता थी उसके बराबर हो गई। बस कितना खर्च हुआ, कितना पैसा लगा उसके मरम्मत में, इसी के माध्यम से पता चल जाएगा कि उस मशीन का आपने कितना यूज किया, कितना कंजम्पशन किया। वही कंजम्पशन किसका? मशीन का। कंजम्पशन हुआ किस दौर में? जब आपने गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, यानी गुड्स की प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। ऐसे कंडीशन में पक्का है कि जब वो घिसे पीटेगा भैया, क्यों? क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कंजम्पशन कहते हैं, तो उसकी वैल्यू कम होगी, इसी को कहते हैं। मतलब कि अंत में जब उसका मरम्मत करेंगे तो पता चला कि इतने की बराबर की उसकी वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हुई।
यानी उतना ही उसका आपने इस्तेमाल किया उस साल किसी गुड्स के प्रोडक्शन में, बस वही हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और इसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन, इसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो सीधी भाषा में कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक मशीन ने एक साल में जो भी योगदान दिया उसकी वजह से जो उसमें खराबी आई और उसकी वजह से जो उसको ठीक करने में आपने पैसा खर्च किया, बस वही डिप्रिसिएशन है। एकदम क्रिस्टल क्लियर ये बात दिमाग में रखिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल को आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तब ये काम यानी ये डिप्रिसिएशन जो होता है, ये दो रीजन के कारण होता है। यानी उस मशीन की, उस फिक्स्ड कैपिटल की मूल्य कम होता है। इसके पीछे दो कारण है। पहला, मशीन जब चली, जानते हैं उसमें कलपुर्जा होता है ना, खटाखट मशीन चलती रहती है। तो चलेगी तो पक्का है कुछ टूट फूट होगा, कुछ घिसेगा। बस अंग्रेजी में इसी को कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। सीधी सी बात है ना। इसका मतलब उस मशीन की वैल्यू यदि कम होगी तो इसका एक ही रीजन है। पहला रीजन है, वो कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब कि मशीन जब चली साल भर में तो उस मशीन की चलने की वजह से जो मशीन घिसा पीटा, जिसमें उसमें टूट फूट हुआ, तो उस टूट फूट की वजह से मशीन की वैल्यू पहले से कम है, क्योंकि वो उसमें इस्तेमाल हुआ, किसमें, गुड्स के प्रोडक्शन में। तो डिप्रिसिएशन का यानी मशीन की वैल्यू कम होने का जो पहला कारण होता है, ठीक है, अब वो होता है नॉर्मल वियर एंड टियर। ये पहला हो गया। तो ये एकदम, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी 3-5 नहीं है कि मशीन चली तो मशीन में कुछ टूट फूट हुआ, मशीन कुछ घिसा, और ऐसे कंडीशन में यही कारण है कि मशीन की वैल्यू कम हो गई। पहला। दूसरा लिखा हुआ है फोर्सिंग ऑब्सोलेसेंस या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब देखिए, ऑब्सोलेसेंस जो शब्द है ना, इसका जो मेन शब्द है, मेन वर्ड है, वो है ऑब्सोलीट। और सीधी सी बात, एकदम ऑब्सोलीट का ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल इसके सेंस पर आइए, अपने आप मीनिंग हो जाएगा समझ में। तो ऑब्सोलेंस जो वर्ड बना है वो ऑब्सोलीट से बना है, मतलब बेकार हो जाना। सीधी सी बात है। अब देखिए इसमें क्या है, बेकार हो जाना, अनएक्सपेक्टेड नहीं। आपको मालूम है कि ये काम करेंगे तो ये बेकार होगा, तो कैसे बेकार होगा? क्या? मशीन, सीधी सी बात है, वो बेकार होगा, और बेकार होता है तब भी वैल्यू कम होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि कपड़ा सीने वाली फैक्ट्री है, उसमें गारमेंट्स बन रहे हैं, रेडीमेड कपड़े बन रहे हैं, और उसमें से मशीन कपड़ा बनाते बनाते पुरानी हो गई, होता है ना, तो आप क्या कहेंगे? अरे सर बेकार हो गया, हटाइए। बेकार होगी, हटाइए मतलब क्या? अब उस मशीन की वैल्यू खत्म हो गई, कम होते होते खत्म हो गई। भाई खत्म हुआ, बिना इस्तेमाल किए तो खत्म नहीं ना हुआ, आपने इस्तेमाल किया तब खत्म हुआ। तो आपने इस्तेमाल किया, खत्म हुआ, कम हुआ, यह भी डिप्रिसिएशन है। पूरी मशीन ही खत्म हो गई। अब देख कैसे, पूरी मशीन कैसे खत्म हो गई भाई? इधर वाले में मशीन पूरी नहीं खत्म हुई, इधर वाले में मशीन थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ, और हर साल उसका मरम्मत होता गया। जितने के बराबर के भाव के मरम्मत हुआ,
उतने ही के बराबर का मशीन का कंजम्पशन हुआ, इस्तेमाल हुआ। यहां क्या कहता है, मशीन चलते चलते बेकार हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब का उसका वैल्यू खत्म हो गया, कम ही होते होते खत्म हो गया। तो ये भी डिप्रिसिएशन है, और बिना इस्तेमाल को तो खत्म हुआ नहीं। तब इसके भी खत्म होने के भी दो कारण हैं, एकदम साफ साफ शब्दों में। जो आप व्यवहारिक तौर से देख रहे हैं ना, बस उसी को समझने की कोशिश करिए। कॉमर्स की किसी भी सब्जेक्ट में यही तरीका होता है, हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखने का। अब देखिए, पहला कारण कि मशीन खत्म हुआ काम कर उसका इस्तेमाल करते करते, वो है चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब भाई साहब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें ऐसा कपड़ा बन रहा है, ऐसा शर्ट बन रहा है, ऐसा पैंट बन रहा है जींस का, जो इस समय लोग पहनते ही नहीं, उसका नहीं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय जींस का पैंट है ना, तो वो फटा होना चाहिए। और पहले फट जाता था तो लोग कुत्ता दौड़ा लेता था, है सब जो है पूछते तेरे तो फटा पहना है। आज तो फटा ही टेक्नोलॉजी फैशन हो गया। अब भाई जो मशीन इससे पहले पूरा का पूरा जींस पैंट बनाती थी, जिसमें फटा नहीं होना चाहिए था, अब वो तो इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि वो बना नहीं पाएगी। तब अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, ऐसा मशीन खरीदेगा जिससे कि बीच में कटा फटा जींस बने। तो पुरानी वाली मशीन काम में आई नहीं, बेकार हो गई। तो जितने के बराबर की मशीन की वैल्यू थी वो खत्म हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। वही वैल्यू क्या है, डिप्रिसिएशन है। क्यों हुआ? अब ये क्यों हुआ भाई, ये क्यों हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब दूसरी भाषा बताते हैं आपको, दूसरे बताते हैं। मान लीजिए कि आपको याद होगा कि पुराने समय में, है ना, आप किताबों में बचपन से पढ़े होंगे कि बहुत पहले कोयले का इंजन हुआ करता था रेल में, है ना, छुक 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 गाड़ी चलती थी। अब उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होता था, बहुत लोग नहीं आ पाते थे, स्पीड अच्छी नहीं होती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तब उसकी जगह पर, उस कोल इंजन की जगह पर इलेक्ट्रिक इंजन आया। तो भैया कोल इंजन तो बेकार हो गया ना, कोल इंजन बेकार हुआ। क्यों बेकार हुआ? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर आ गई। तो जितने की बराबर का वो रेलवे का कोल इंजन बेकार हुआ, ध्यान दीजिएगा, जितने के बराबर के कोल इंजन की वैल्यू थी बेकार हुआ, तो काम करते करते बेकार हुआ। और उसके जगह पर हमने क्या डाल दिया, नया रेलवे इंजन जो उससे बेहतर काम कर रहा था, टेक्नोलॉजी अपडेटेड हो गया। तो इसकी वजह से वो कोयले का इंजन बेकार हुआ, जितने के बराबर का बेकार हुआ, डिप्रिसिएशन है। इस तरह से जब कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज होता है, सीधी सी बात है, अपडेट होता है, सुधार होता है, तो पुरानी वाली मशीन बेकार होती है। जितने के बराबर बेकार होती है, उतने के बराबर का वैल्यू होता है किसका, डिप्रिसिएशन का। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा कारण होता है जो चेंज इन डिमांड। दूसरा होता है चेंज इन डिमांड। अब देखिए चेंज इन डिमांड ये क्या होता है, आपको याद होगा कि बहुत पहले, याद नहीं होगा, हमारे समय की बात है, बहुत पहले लोग फाउंटेन पेन से लिखा करते थे, ठीक है ना। तो भाई फाउंटेन पेन बनाने वाली जो मशीन थी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलती थी। ध्यान दीजिएगा, उसमें इसमें अंतर है। चलती थी, को काम होता था, प्रोडक्शन होता था। कुछ समय की बात क्या हुआ, डॉट पेन चलने लगा। अब डॉट पेन चलने लगा, फाउंटेन पेन से अब कोई लिखता है? नहीं लिखता है। तो भाई अब कौन सी मशीन चाहिए, फाउंटेन पेन बनाने वाली चाहिए कि डॉट पेन? डॉट पेन। तो फाउंटेन पेन वाली जो मशीन है वो हो गई बेकार, वो बिल्कुल बेकार हो गई। क्योंकि अब फाउंटेन पेन से लिखने का प्रचलन नहीं है, फैशन नहीं है, तो मार्केट में फाउंटेन पेन की डिमांड ही नहीं है। इसकी वजह से फाउंटेन पेन बनाने वाली जो मशीन है वो बेकार हो गई, और जितने के बराबर की मशीन बेकार हो गई, वही डिप्रिसिएशन है, वही डिप्रिसिएशन है।
अब मान लीजिए जैसे हम शर्ट पहने हैं, कोई शर्ट अब नहीं पहनता है। अब ऐसे कंडीशन में शर्ट बनाने वाली अगर कोई मशीन होगी तो बेकारी हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि शर्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है, टी शर्ट की डिमांड है। अब तो टी शर्ट बनाने वाली जो मशीन होगी उसको हम खरीदेंगे, तब शर्ट बनाने वाली जो मशीन हो बेकार हो गई। कितने के बराबर? जितने के बराबर। वही डिप्रिसिएशन है। अब हमारे ख्याल से इस रीजन के यानी फोर्स इन एक्सपेक्टेड बाई, हमने कहा था एक्सपेक्टेड यानी हमें मालूम है क्या कि अगर फैशन की वजह से डिमांड या स्वभाव की वजह से डिमांड चेंज हो गया तो मशीन बेकार होगी। और यहां टेक्नोलॉजी की वजह से अगर टेक्नोलॉजी पहले से सुधर गई तो इसकी वजह से मशीन बेकार हुई तो वो हमारा डिप्रिसिएशन होगा, उतने के बराबर डिप्रिसिएशन मान लिया जाएगा। ये तो मालूम है, लेकिन एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप एक छोटी सी मशीन लेके सिलाई कर रहे हैं कपड़े के, एक बहुत बड़े बिल्डिंग के नीचे भूकंप आया और बिल्डिंग आपके मशीन के ऊपर गिर गई। क्या आपने ऐसा सोचा था? नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड है। तो इससे आप नहीं कहेंगे कि यहां मशीन ऑब्सोलीट हुआ, बेकार हुआ, नहीं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, ये डिप्रिसिएशन नहीं है। तो ये क्या है ये तो बाद में बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि एक समय में हम एक बात को उठाते हैं, हर बात को नहीं। इसलिए यहां स्पष्ट है कि जो अनएक्सपेक्टेड चीजें बेकार हुई भूकंप की वजह से या ऐसा कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मशीन बेकार हुआ तो उसे मत कहिएगा कि डिप्रिसिएशन है, वो बिल्कुल डिप्रिसिएशन नहीं है। अब ये मत पूछिएगा कि ये क्या है, बाद में बताएंगे कि क्या है। तो रीजन आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि डिप्रिसिएशन क्या है। और फिर से जहां से हमने शुरू किया था और वहीं से हम खत्म करने की कोशिश करेंगे इस बातचीत के मुद्दे को। और वो मुद्दा ये है कि अब स्पष्ट आ गया कि जिस डिप्रिसिएशन को आपने माइनस किया है किसमें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, और उससे आपको प्राप्त हो गया है क्या, नेट इन्वेस्टमेंट का। तो इससे पहले वाले क्लास में स्पष्ट हो गया ये भी, और साथ ही साथ ये जो नया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भी स्पष्ट हो गया होगा। बस इसी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।